मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। यह जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यह फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित टेस्ट सीरीज है। इसको बिल्कुल देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। कंप्लीट कोर्स जो है बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का 999 रुपये का है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित यह जो टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित अगर प्रश्न आपको 2 दिखेंगे तो इसी सीरीज से दिखेंगे, 10 दिखेंगे तो इसी सीरीज से दिखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। छाती ठोक कर डंकी की चोट पर यह बातें बोलने के लिए तैयार हूं कि अगर आप लोग हमारी सीरीज को फॉलो करेंगे तो बेहतरीन परिणाम मिलने को तैयार रहिएगा, बेहतरीन परिणाम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित प्रश्न आपको देखेंगे और यह सभी प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए देखते हैं। 20 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था, अगला 20 प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। स्टेटस जनरल की अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? स्टेटस जनरल की अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 मई 1789 को। विकल्प बी जो है आपका सही है। स्टेटस जनरल का अधिवेशन राजा लुई 16वें ने वित्तीय संकट के बीच 5 मई 1789 को बुलाया। यही घटनाक्रम बाद में टेनिस कोर्ट, अर्थ और तीसरे स्टेटस के विरोध की ओर गया, जो क्रांति की दिशा तय करने वाला था। प्रश्न 22 देखिएगा। कानून की आत्मा रचना किसने किया? तो कानून की आत्मा यानी स्पिरिचुअल ऑफ लॉ, ये पुस्तक किसकी है? ये किस सिद्धांत को पुष्ट करता है? तो यह मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत को पुष्ट करता है। ठीक है, कानून की आत्मा स्पिरिचुअल ऑफ लॉ यानी स्पिरिचुअल ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, जिसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत को बताया गया है। व्याख्या देखिएगा। मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिचुअल ऑफ लॉ में सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत स्पष्ट किया गया है, जिसने आधुनिक संवैधानिक विचारों को बहुत प्रभावित किया। प्रश्न 23 देखिएगा। फ्रांसीसी समाज में तीसरा स्टेटस किन लोगों से मिलकर बना है? जो तीसरा स्टेटस है यह आम नागरिक से मिलकर बना है, मतलब व्यापारी, किसान, मजदूर आदि। ठीक है, विकल्प सी। व्यापारी, शिक्षक, किसान, मजदूर आदि। ठीक है, ये सभी तीसरे स्टेटस में आएंगे। व्याख्या देखिएगा। तीसरा स्टेटस फ्रांस की लगभग 90% आबादी से बना था। इस वर्ग पर सभी कर लगाए जाते थे, जबकि पहले 2 स्टेटस कर मुक्त थे। इसी वर्ग ने क्रांति की अगुवाई की थी। प्रश्न 24 देखिएगा। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की जो मुद्रा थी वह लिब्रे थी। देखिए, जो भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और शुरुआत में भी बताया हूँ। केवल 999 रुपये का कोर्स है। इसमें हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। और जो भी प्रश्न आप लोग को देखने मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्रांति के समय फ्रांस की प्रचलित मुद्रा लिब्रे थी। प्रश्न 25 देखिएगा। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789 में। अच्छा, अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी ये पूछ रहा है ना। तो 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की अधिवेशन की शुरुआत हुई थी। स्टेटस जनरल का अधिवेशन लुई 16वें ने वित्तीय संकट के समय बुलाया था। तीसरे स्टेटस के विरोध और टेनिस कोर्ट एक्ट ने क्रांति की दिशा तय की। प्रश्न 26 देखिएगा। फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन सा था जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया? तो वह था समानता, समानता का नारा। ठीक है, समानता क्रांति का मुख्य आदर्श था। मध्यम वर्ग ने इसे क्रांति की शुरुआत में और नेतृत्व देने के लिए प्रमुख नारा बनाया। प्रश्न 27 देखिएगा। फ्रांस की क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का योगदान किस क्षेत्र में था? तो ये देखिए, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो जो थे यह एक दार्शनिक और राजनीतिक विचार के थे और साथ ही साथ पुस्तक भी लिखा करते थे। तो यह साहित्य और रणनीतिक विचार से। ठीक है, इन दार्शनिकों ने लोकतंत्र, शक्ति पृथक्करण और सामाजिक अनुबंध के विचार दिए, जो क्रांति की बुनियाद बनी। प्रश्न 28 देखिएगा। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? तो वॉल्टेयर ने कहा था। विकल्प भी जो है आपका सही है। यह कथन वॉल्टेयर के राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक मजबूत और निर्णायक शासक ही राज्य के लिए उचित है। प्रश्न 29 देखिएगा। रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस विषय पर आधारित है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की रचना है, जो सामाजिक अनुबंध और प्रजातंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। रूसो ने जनता और सरकार के बीच सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिससे लोकतंत्र विचारों को बल मिला, लोकतांत्रिक विचारों को बल मिला। प्रश्न 30 देखिएगा।
मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिचुअल ऑफ लॉज में क्या सिद्धांत बताया गया है? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बताया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या व्याख्या देखिएगा। मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है जो आधुनिक लोकतंत्र की नींव बनी। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटस में बटा हुआ था? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो था वह 3 स्टेटस में बटा हुआ था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात या कुलीन वर्ग, तीसरा कृषक वर्ग या आम नागरिक। तो प्रथम स्टेटस पादरी एवं द्वितीय स्टेटस कुलीन और तीसरा स्टेटस आम नागरिक हुआ था। प्रश्न 32 देखिएगा। तीसरे स्टेटस में कौन लोग शामिल थे? तो व्यापारी, किसान, शिक्षक, मजदूर आदि। ठीक है। टैले क्या था? तो टैले एक प्रकार का भूमि कर था। यह कर किसानों पर लगाया जाता था, जबकि कुलीन एवं पादरी वर्ग कर से मुक्त थे। टीथ किसके लिए होता था? टीथ जो था चर्च लगाता था आम नागरिकों पर। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अधिक योगदान किसने किया? वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने। ठीक है। इन दार्शनिकों ने लोकतंत्र, शक्ति पृथक्करण और सामाजिक अनुबंध के विचारों को प्रस्तुत किया था। ठीक है। वॉल्टेयर चर्च के बारे में क्या सोचते थे? तो वॉल्टेयर जो थे वो चर्च के विरोधी थे। विकल्प बी जो है आपका सही है। रूसो, प्रश्न 37 देखिएगा। रूसो फ्रांस में किस शासन प्रणाली का समर्थन करते थे? तो रूसो जो थे फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन को चाहते थे। ठीक है, प्रजातंत्रात्मक शासन को चाहते थे। बी जो ऑप्शन है सही है। रूसो का मानना था कि शासन जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत किस महीने में हुई थी? तो यह आपकी जो शुरुआत हुई थी 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी, 5 मई 1789 को। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? तो समानता। इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ प्रश्नों को रिपीट कर दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइएगा, इसको देखते रहिएगा, रिवीजन ही आपका हो रहा है। कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से प्रश्न रिपीट हो गए हैं। ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो लिब्रे थी, ध्यान में रखिएगा, इसके पहले भी बताया हूँ। लिब्रे क्रांति के समय प्रचलित मुद्रा थी। बाद में नेपोलियन ने फ्रांस को अपनाया। ठीक है। नेपोलियन क्या? फ्रैंक नामक मुद्रा लाया, फ्रैंक नामक मुद्रा लाया। ठीक है। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 5 प्रश्न और देख लेते हैं। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को अजासियो में हुआ था। 15 अगस्त 1769 को अजासियो में हुआ था। यह प्रश्न आता है। ठीक है। नेपोलियन का जन्म कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। ठीक है। प्रश्न 42 देखिएगा। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन का परिवार कोर्सिका का अभिजात वर्ग था। ठीक है। और उनके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। प्रश्न 43 देखिएगा। नेपोलियन ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? नेपोलियन की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वह लंदन में हुई थी। लंदन में हुई थी, मतलब ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। देखिए, यहाँ उसने सैन्य और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ पर? ब्रिटेन की सैन्य अकादमी में। ठीक है। प्रश्न 44 देखिएगा। 1796 में नेपोलियन ने किससे युद्ध किया और किसे पराजित किया? तो ऑस्ट्रिया के प्रमुख से युद्ध किया था 1796 में और ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ठीक है। इटली अभियान में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित किया था। प्रश्न 45 देखिएगा। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? तो 1799 में, 1799 में। विकल्प बी जो है आपका सही है। और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, डायरेक्टरी शासन अस्थिर था, नेपोलियन ने कुशल नेतृत्व में इसे समाप्त किया। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? तो 1799 में। प्रश्न 46 देखिएगा। नेपोलियन 1799 में किस पद पर आया? तो नेपोलियन 1799 में किस पद पर आया? तो 1799 में नेपोलियन जो था प्रथम काउंसिल बना। ठीक है। और 1802 में वह जीवन भर के लिए काउंसिल हो गया और 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन गया। ठीक है। प्रश्न 47 देखिएगा। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में। ठीक है। देखिए 1804 में देखिए पहली बार काउंसिल कब बना? 1799 में प्रथम बार काउंसिल बना। 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बन गया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया नेपोलियन। ठीक है। सम्राट बनने के बाद उसने फ्रांस में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था और आधुनिक व्यवस्था की शुरुआत की थी।
प्रश्न 48 देखिएगा, नेपोलियन ने इंग्लैंड को किस उपनाम से बुलाया? तो नेपोलियन जो है इंग्लैंड को क्या कहता था? बनियों का देश, बनियों का देश कहता था, मतलब व्यापारियों का देश। नेपोलियन ने इंग्लैंड की वाणिज्यिक और आर्थिक स्थिति के कारण यह उपनाम दिया था। ठीक है। प्रश्न 49 देखिएगा, नेपोलियन की जो पहली पत्नी थी जोजेफाइन को तलाक देकर किसे शादी किया था? तो नेपोलियन ने अपनी पहली पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर मोरिया लुइसा से विवाह किया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह विवाह राजनीतिक, रणनीतिक और यूरोप में शक्ति संतुलन के लिए किया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न, जरूर ध्यान में रखिएगा। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 50, ट्रफलगर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में ट्रफलगर का युद्ध हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा हमारी सीरीज से आएगा, इसके बाहर नहीं आने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और केवल फ्रांस की राजक्रांति नहीं, बाकी सभी क्रांति की बात कर रहा हूँ, किसी भी सीरीज की बात कर रहा हूँ। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में जो भी यूनिट है, एक एक यूनिट चट्टा मार लो। ठीक है, यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ना मिले तो फिर कहना। ठीक है, 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच युद्ध हुआ था। इस समुद्री युद्ध में नेल्सन ने नेपोलियन की नौसेना को निर्णायक युद्ध से पराजित किया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।